बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक स्टार्ट वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ में ये वीडियो है जिसमें हम एक पाइपलाइन डिस्कस करेंगे कि वेब डेवलपर का प्रोफेशन जब आप चूज़ करते हैं तो आपको कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह पे काम करना पड़ता है ताकि आप आके एक अपनी एक डायरेक्शन में आपकी ठीक हो सके और आप उन तमाम चीज़ों को सीख सकें जिनको सीख के आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन सकते हैं और अपना कैरियर ग्रूम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि HTML और CSS को हमने देखा, रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स को कुछ देखा। इसी सीरीज़ का हमारा इसी पार्ट था क्विक स्टार्ट वेब डेवलपमेंट का, जिसमें हम 3 वीडियोस जो है जिनमें ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो अगर आप ये देखें, ठीक है, कि आपने वेब डेवलपर का आगे जो आपका कैरियर है उसमें क्या क्या सीखना है, तो आपको नज़र आएगा कि एक रोड मैप जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें आपको नज़र आता है कि HTML और CSS के साथ आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है बुनियादी तौर पे। असल में बुनियादी तौर पे स्टैटिक वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एक फाउंडेशन बनाती है किसी भी चीज़ के, ठीक है। जो हम वेब पेज बना रहे होते हैं वो HTML का ही, उसमें सारे के सारे टैग्स वगैरह यूज़ किए होते हैं हमने। CSS को हमने कहा कि CSS से हम किसी भी चीज़ की कॉस्मेटिक्स कर सकते हैं, जैसे कि पेंट्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे उसकी लुक एंड फील को हम मैनेज कर सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट जो है इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया। जावास्क्रिप्ट हमारे पास बेसिकली जो आपके इवेंट्स होते हैं और इवेंट हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करती है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को रिफ़्रेश कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और बहुत सारे और ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को ही समझता है HTML और CSS के अलावा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास अगर कोई और फ्रेमवर्क भी हो जैसे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, तो वो भी ट्रांसपाइल होकर जावास्क्रिप्ट की सूरत में ही ब्राउज़र को कहता है कि ये काम कर दो। ब्राउज़र एक्चुअली जो डॉम होती है उसकी बेस पे काम करता है। डॉम हमारे पास एक पूरे का पूरा ट्री होता है जिसमें आपके पास HTML के टैग्स और सारी चीज़ें होती हैं और फिर इसके ऊपर आप इवेंट और इवेंट्स की बबलिंग वगैरह सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। तो किसी भी नए आने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें सीख ले और फिर उससे आगे चल के वो एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो उसमें रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स को यूज़ करेगा जैसे कि बूटस्ट्रैप, टेलविंड, मटेरियल डिज़ाइन या कुछ और है, तो उसमें फ़ायदा ये होगा, ठीक है, कि आपके पास आपका टाइम और एफर्ट्स कम होंगी और एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो कि मोबाइल फ्रेंडली होगा, जो कि मल्टीपल लेआउट्स यानी मल्टीपल मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर उसका लेआउट ठीक तरीके से रेंडर हो पाएगा और सारी स्क्रीन्स पे वो ठीक तरह से दिखेगा और मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे हम मुख्तलिफ तरह का व्यू दिखा सकेंगे। जैसे कि स्मॉल स्क्रीन्स पे हम एक टैब्स दिखा सकते हैं और मल्टीपल जो मीडियम साइज स्क्रीन है उस पर मल्टीपल टैब्स दिखा सकते हैं। फिर हमारे पास लार्ज स्क्रीन है उससे आगे, तो हम उस पर काफ़ी सारे टैब्स दिखा सकते हैं, हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके। ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इससे आगे का जो पार्ट है वो है आपके पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कभी भी आप एक पेज लिखते हैं, ठीक है, तो देखें स्टैटिक वेबसाइट में तो इस तरह से होता है कि आप अपना HTML, जावास्क्रिप्ट वाला लिखते हैं वहीं पे ही, और अब ये आपके पास स्टैटिक कंटेंट्स हैं, ठीक है। स्टैटिक कंटेंट आपने कहीं भी लोड कर दिए, आप इसको ब्राउज करते रहते हैं, ठीक है। स्टैटिक से मतलब ये एज इट इज़ ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, वो आपको ना थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। ऐसे कि आप सर्वर साइड के ऊपर एक कोड लिख देते हैं छोटा सा कि भाई जब भी आपको कोई हिट करे, यानी जब भी आपको कोई ब्राउज़ करे, आपने देखना है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और आपने सिर्फ वो टाइम रेंडर करना है, यानी आपने रेंडर करके HTML वापस भेजनी है। स्क्रिप्ट जो होता है सर्वर साइड का वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है और रिस्पांस में वो आपको कोई भी HTML दे देता है, यानी ब्राउज़र तो HTML ही समझता है, ठीक है। तो ब्राउज़र को आप HTML भेज देते हैं। यानी अगर आपने एक छोटा सा कोड लिखा है सर्वर के ऊपर कि करंट जो भी टाइम है वो आप वापस भेज दो जब भी आपको रिक्वेस्ट आए, तो हर मरतबा एक डायनामिक पेज होगा। हर मरतबा जब भी टाइम चेंज होगा
आपके कंटेंट्स नहीं आएंगे, यानी HTML का पेज एक रेंडर होगा विद डिफरेंट कंटेंट्स नया टाइम उसके अंदर। फ्रंट एंड की क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट जो है, ठीक है, वो एक मेन टूल है, वो एक मेन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेनिला जावास्क्रिप्ट, जो कि ब्राउज़र समझ रहा होता है, ठीक है, और काम कर रहा होता है उसके ऊपर, वो उसको डायरेक्टली समझता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ तक चले जाएँ और बैक एंड और अच्छा फ्रंट एंड पे ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बेस पे ना कुछ फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, ठीक है, ये अब आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये आगे एक स्क्रीन बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैं अगर इसमें अगर आपकी डायरेक्शन शो करूँ, ठीक है, तो ये HTML, बल्कि इसको रेड कलर से शो करते हैं ताकि ठीक तरीके से ये नज़र आ सके। तो ये HTML, ये CSS, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये तो आपको सीखनी है। फिर यहाँ से इनकी डायरेक्शन कुछ यूँ होती है कि आप रिस्पॉन्सिव जो फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। और फिर उससे आगे आपको अगर बैक एंड वगैरह और फ्रंट एंड की हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे पास ना बैक एंड का फ्रेमवर्क हो सकता है, जैसे कि कोई भी फ्रेमवर्क ASP.NET कोर का। ASP.NET कोर बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर फ्रेमवर्क्स इसके मल्टीपल हैं, MVC का है, रेजर पेजेस हैं, ब्लेजर है, ठीक है, और इसमें पहले वेब फॉर्म्स थे। तो इस तरह से फिर आपके पास नोड भी हो सकता है। नोड वैसे तो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, नोड शुरू से ही आपके पास मौजूद होती है जब आप कोई विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, आपने अपना एक जावास्क्रिप्ट की एक कोई भी बल्कि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आपके पास नोड की ये सबसे बड़ी खसूसियत है कि आप सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं विद सम लिमिटेशंस, जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास PHP होती है। PHP में तो बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अब इसके कई फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लारावेल वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं। और इसी तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है हमारी जावास्क्रिप्ट है, और उसकी बेस पे जो फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं वो React.js है, काफ़ी पॉपुलर। एंगुलर JS थी पहले, अब एंगुलर है। एंगुलर के काफ़ी वर्जन आ चुके हैं। अब React.js जो है वो विजुअल डॉम पे काम कर रही होती है, एंगुलर JS एक्चुअल डॉम पे काम कर रही थी। ये डॉम्स वगैरह यही है कि हम ब्राउज़र का एक डॉम होता है जिसको वो अपडेट करता रहता है, ठीक है। विजुअल डॉम ये होती है कि आपके पास एक्चुअल एक डॉम पड़ा होता है और ये विजुअल डॉम के ऊपर हम चेंजेस वगैरह करते हैं, और जो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं उसकी बेस पे हम पेज के कंटेंट्स को अपडेट करते हैं। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। Vue.js भी एक आपके पास फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फ्रेमवर्क्स क्लाइंट साइड पे हैं, यानी इनका जो स्क्रिप्ट आप लिखते हैं ब्राउज़र के एंड पे कोई देखना चाहे तो इंस्पेक्ट करके वो देख सकता है आपका स्क्रिप्ट वगैरह। ये सारा स्क्रिप्ट जो होता है आपके पास आ रहा होता है। इसी तरह से जो है हमारे पास आगे चलें इससे, तो एक और चीज़ होती है, ठीक है, आप डेटा कहीं ना कहीं पे आपको सेव भी करना होता है। जैसे कि आपका एक फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक या आप किसी यूज़र से लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पे आप स्टोर ज़रूर करते हैं, वरना आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए आपको ना डेटाबेस वगैरह चाहिए होता है। अब डेटाबेस कई हो सकते हैं, SQL सर्वर हो सकता है, MySQL हो सकता है, NoSQL जिस तरह से MongoDB और बाकी इस तरह की डेटाबेसेस हैं, ये हो सकते हैं। इनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बल्कि इनको यूज़ करेंगे ताकि प्रैक्टिकली हम देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही एरो, वही डायरेक्शन कि आपके पास, ठीक है, डेटाबेस। ये जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी जब मिल के आप सीखेंगे तो ये एक पाइपलाइन है। फिर आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल एक वेब डेवलपर होंगे जो कि सारे काम कर सकते हैं। बाज़ लोग इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ और सिर्फ इस फ्रंट एंड के पार्ट पे, वो ये कहेंगे जी कि हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के पार्ट पे काम करना है, बैक एंड पे तो काम करना ही नहीं है। तो उनकी मर्ज़ी है, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर का तो वो चूज़ कर लें। बाज़ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमने तो सिर्फ बैक एंड पे काम करना है, बैक एंड पे हम सर्वर साइड का स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, और साथ में डेटाबेस के साथ उसकी इंटरेक्शन करेंगे APIs वगैरह की, तो हम ये काम करेंगे। तो दैट्स गुड, कोई बंदा कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी कि हमें बैक एंड पे भी काम करना है और हमें फ्रंट एंड पे भी काम करना है। तो यहाँ वो आपके पास फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है। यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर एक हो गए, बैक एंड डेवलपर एक हो गए, फुल स्टैक डेवलपमेंट यहाँ पे आपके पास आ जाती है। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में से है मीन और मॉडर्न की टर्म जो है अक्सर आती है, टर्म्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फुल स्टैक में ये है कि मीन से मतलब आपके पास एक मोंगो डेटाबेस होता है, एक्सप्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं,
साथ में एक रेंडरिंग इंजन है, और फिर आप एंगुलर को यूज़ कर सकते हैं और नोड को, और सेम इसी तरह से बाकी चीज़ें सेम है। रिएक्ट को आप जब यूज़ करते हैं तो मर्ज स्टैक कहते हैं, तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें आपने टूल्स को इकट्ठा किया हुआ है, उसकी बेस पे कह दिया कि ये काम हो रहा है। तो ये टेम्पलेट इंजन जो होते हैं आपके पास, जिस तरह से एक्सप्रेस है और ASP.NET कोर में रेजर है, फिर आपके पास ब्लेड आ जाता है, ठीक है, लारावेल वगैरह में। तो ये एक टेम्पलेट इंजन होते हैं, ठीक है, जिनका काम आपके पास जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर जो डायनामिक कुछ वेरिएबल्स वगैरह को लेना और उनको रेंडर करना, और HTML जो है ना वो रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक हमारा रोड मैप था, हमने अभी इसको डिस्कस किया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना समराइज़ कर लेता हूँ कि बेसिकली आपको HTML, CSS और JS तो लाजमी तौर पे सीखनी है। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप ये तीनों चीज़ें सीख लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक स्टेटिक वेबसाइट कोई भी बना सकते हैं। फिर अगर आप रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स में चले जाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो आप एक स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है। और आगे जाने के बाद अब यह है कि आप रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट बन सकती है, आप उसके ऊपर एक अच्छे तरीके से, बल्कि आपको तो बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं बूटस्ट्रैप के और बाकी टेलविंड के, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं के अंदर कुछ चेंजेस करके कोई स्टेटिक वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। फिर इससे एक स्टेप आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको फ्रंट एंड वगैरह के फ्रेमवर्क सीखना पड़ेंगे। फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क सीख के सिर्फ और सिर्फ आप UI UX के डेवलपर बनना चाहते हैं तब भी ठीक है। एक्चुअली UX तो फिर यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड काफ़ी बड़ी फील्ड आ जाती है। UI के डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर आप बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बन सकते हैं। आपको ये करना है कि आपने React JS वगैरह पे को सीखना शुरू कर देना है, या एंगुलर को सीखना शुरू कर देना, या व्यू, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है, या ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी बेस पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग React JS वगैरह को यूज़ करते हैं। और इसी तरह से बैकएंड पे आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ASP.NET कोर का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ऐसी ब्लेज़र भी है, ब्लेज़र के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास आपको जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, आप ब्लेज़र के अंदर सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। C# में आपके पास जो वेब असेंबली होती है उसकी बेस पे सारा C# जो है वो CLR पूरा होस्ट होता है ब्राउज़र में, और C# का कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीख लें ताकि आप बेसिक चीज़ें कवर कर लें, फिर आगे जो आपने करना है वो कर लें। तो इसी तरह से नोड वगैरह को भी हम देखेंगे, ठीक है। नोड को आप चूज़ कर सकते हैं, नोड में भी आप कंप्लीट जो है ना एक सोल्यूशन, एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आपके पास आप किसी भी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस को एज अ टेम्पलेट इंजन यूज़ कर सकते हैं, नोड को बैकएंड पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब आप सर्वर साइड पे स्क्रिप्ट वाला लिख रहे होते हैं, ठीक है, या बैकएंड का काम कर रहे होते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। एक आपके पास राउटिंग होती है कि आप कोई एंड पॉइंट्स लिख रहे होते हैं जिनको हिट भेजनी है फ्रंट एंड में, और फिर आगे से रिजल्ट आना है, तो वो APIs में आ जाता है। और दूसरा आपके पास कोई बैकएंड होता है जहाँ पे आप डेटाबेस वगैरह को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल यही है, ठीक है, एक समरी थी जो हमने डिस्कस कर ली, और अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा उसके ऊपर डेमो एक कर लेंगे, जिसमें हम इवेंट वगैरह को हैंडल कर लेंगे, और इवेंट हैंडलर होते क्या हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, ब्राउज़र का डोम क्या होता है, ठीक है, वो अपडेट कैसे होता है, ठीक है, और विजुअल और जो एक्चुअल डोम है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर उससे आगे हम बैक एंड की तरफ मूव कर जाएंगे जिसमें सर्वर साइड की स्क्रिप्ट, सर्वर साइड के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, और फ्रंट एंड के तरफ के जब तो फिर उसमें रिएक्ट और एंगुलर वगैरह को हम कवर कर लेंगे।